शॉर्टवेव 7265 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। कॉल करने के लिए आप हमारा स्टूडियो नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0519206995। ज्वाइन किया है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने। आप सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। डॉक्टर साहब, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे हम जो बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो इससे पहले हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद बार जो वो डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन G20 जो इजलास है इस वक्त वो एक हॉट इशू है जिस पर हम बात कर रहे हैं। इस इजलास के तनाजुर में हमारी जो सफारती कोशिशें हैं, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? हमने जो रुकन ममालिक हैं उनको खतूत लिखे, इन खतूत की बुनियादी अहमियत क्या है और इन खतूत के जवाब में उनका जो एक रद्द-ए-अमल है वो क्या होना चाहिए? शुड इट नॉट बी अ मैच्योर रिएक्शन एज दे ऑल नो कि मकबूजा कश्मीर की एक्चुअल जो पोजीशन वो क्या है, उसे अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने वाला कौन है और अक़वाम मुत्तहिदा का अब तक का जो किरदार है वो भी सबके सामने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको सलाम, डॉक्टर साहिबा को सलाम, आपके सुनने वालों को सलाम। पहली खुशखबरी ये कि पाकिस्तान की सफारतकारी की बहुत बड़ी कामयाबी सामने आ गई है जी। चाइना ने और टर्की ने बायकाट कर दिया है श्रीनगर में जो टूरिज़म के हवाले से मीटिंग होने जा रही थी 4 से 6 मई को अगले हफ्ते। और चाइना ने कहा है, चाइना का तो आपको मालूम है कि उन्होंने लद्दाख के एरिया में भी जो मीटिंग थी जिसे आप कहते हैं उत्तर प्रदेश, मेरा ख्याल है, मैं नाम थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, अगर हिमाचल प्रदेश, थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे चाइना ने पहले भी बैकआउट किया हुआ था और चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का इसके ऊपर स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि एक सवाल के जवाब में कि जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उसके ऊपर जो मीटिंग है इंटरनेशनल, वो उसके हम ख़िलाफ़ हैं। टर्की ने क्रिटिसाइज़ किया इंडियन पॉलिसीज़ को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। सऊदी अरब से हमारी तवक्का थी, सऊदी अरब ने हमारी बात मानने से इनकार किया है और सऊदी अरब को ये समझना चाहिए कि बुनियादी तौर पे उनके कहने के ऊपर हमने OIC के एक ग्रुप का इजलास जो कि मलेशिया में होना था, टर्की, मलेशिया, ईरान का, वो हमने जाने से इनकार किया था। अलबत्ता सऊदी अरब ने उसको लो प्रोफाइल अपना डेलीगेशन वहाँ पे भेजने की मंजूरी दी है, जिसमें जो न्यू दिल्ली के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं वो जाके उसे अटेंड करेंगे। उसके अलावा जो मैक्सिको है उस पे चूँकि साउथ अमेरिका पे कभी हमने ज़ोर नहीं दिया, ना उस तरफ हम मुतवज्जे हुए, हालांकि इस वक्त चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि हमें चाइना के साथ मिलके अपने किरदार को वहाँ पे तेज़ करना होगा, एक अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी और डिप्लोमेटिक गेंस के लिए भी कश्मीर के हवाले से। तो उन्होंने भी लो प्रोफाइल या लो की प्रोफाइल जो अपना डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहाँ पे उन्होंने रखने का इरादा किया है। तो जो सफारती महाज के ऊपर जो हमने बहस की थी मीडिया के ऊपर कि हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए कम से कम इंडोनेशिया के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, टर्की के हवाले से, चाइना के हवाले से, तो उसमें कम से कम 50% आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है और बाकी सऊदी अरब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम लो प्रोफाइल इसको रखेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान का चूँकि स्टांस जो है वो लीगल स्टांस है, लीगली बड़ा पावरफुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बुनियादी तौर पे ये यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन जो हैं वो बता रही हैं, शिमला एग्रीमेंट बता रहा है, फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 3 जंगें बता रही हैं, कारगिल का क्राइसिस बता रहा है, एक लंबे अरसे तक मुहित जो हमारी दुश्मनी और इख्तलाफ चल रहा है वो कोई और मसले पे तो नहीं है, कश्मीर के मसले के ऊपर है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि भारत का जो बुनियादी मसला है ना वो अपने फाउंडिंग फादर के ऊपर स्पिटिंग है, उनकी ग्रेव के ऊपर, इन अ सेंस कि जब गांधी साहब ने अर्ली 1940s में कहा था
कि हम बरतानिया के रूल को तस्लीम नहीं करते, बिकॉज वहाँ हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं उनको हुक्मरान तस्लीम नहीं करते, और ये बरतानिया के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक बरतानिया हमारा हुक्मरान नहीं हो सकता, क्योंकि लोग उनकी मंजूरी देने को तैयार नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कश्मीर के अंदर जो मौजूद लोग हैं वो भारतीय हुक्मरानी को तस्लीम करते हैं और नहीं करते। तो उसी लिहाज से जो गांधी का फ़लसफ़ा था, कश्मीर उनके कंट्रोल में नहीं रह सकता, न ये उनके हुक्मरान हैं। दूसरी बात, पहले जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं उन्होंने कश्मीरियों से ये प्रॉमिस किया था कि जहां आप जाना चाहेंगे आपकी विल के मुताबिक फ़ैसला होगा, जब वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर केस लेकर गए थे। तो बुनियादी तौर पे कम से कम अपने फाउंडिंग फादर्स को ही देख लें। तो मैं समझता हूँ कि इस माज के ऊपर जो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, मेरा ख्याल है कि कामयाबी हासिल हुई है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस इस पे काम कर रही है और इस पे फ़ॉरेन ऑफिस को मुबारकबाद पेश करते हैं, और मज़ीद ये कि इस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने कहा, साउथ अमेरिका कोई भी एरिया हमें नहीं छोड़ना चाहिए इस हवाले से। जी, तो बुनियादी तौर के ऊपर कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे आपने ना करनी होती है। इसमें डॉक्टर साहिबा की पार्शली मैं बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बातचीत का अगर कोई अहम सबब बन सकता है तो वो मिडल ईस्टर्न पावर बन सकते हैं, बिकॉज उनका लिवरेज बढ़ता जा रहा है। अब आ जाते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चाइना ने किया था। अगर चाइना का नेशनल इंटरेस्ट तो $125 बिलियन की ट्रेड है इंडिया के साथ, लद्दाख पे उन्होंने एतराज़ कर दिया, तो उनको क्या ज़रूरत थी कश्मीर पे एतराज़ करने की? उधर उनका क्या इंटरेस्ट है? उधर इंटरेस्ट उनका यही है कि पाकिस्तान जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको नाराज़ न किया जाए। हमने जाके उनको कहा, वो पहले बायकॉट की, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, हमारी तरफ से एफर्ट के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। जी, टर्की रिसेंटली जो टर्की में फ्लड आया है, सबसे ज़्यादा इमदाद उनको इंडियंस ने दी है। तो इस वक्त वो जो पाकिस्तानी जो कश्मीर के ऊपर जो स्टांस था उनका, जो तारीखी रहा है, वो कंप्रोमाइज़ हो सकता था। ये फॉरेन ऑफिस की परसुएंस की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, तीसरी बात आ जाते हैं सऊदी अरब के ऊपर। उसके डॉक्टर साहिबा ने खुद ही उसका जवाब दे दिया। डॉक्टर साहिबा ने कहा यहाँ पे सऊदीज़ जो है ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पावर्स के दरमियान में अपनी पॉलिसी को। उन्होंने उसकी मिसाल खुद ही दे दी। ठीक, यानी एक तरफ वो सीरिया को बुला रहे हैं जिस पे अमेरिकन ना खुश हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को भी बुलाते हैं अरब लीग में ताकि वेस्ट की किसी हद तक ग्रीवेंसेस को हम कवर अप कर लें। तो बुनियादी तौर पे वो दोनों तरफ से चल रहे हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान के केस के अंदर चूंकि कश्मीर का इशू इंटरनेशनल और लीगल पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस पर आप इंटरनेशनल इवेंट नहीं कर सकते। इंडिया का पर्पज़ उसके अंदर ये है कि दुनिया को शोकेस के तौर पे ये दिखाए कि देखें जी कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और कश्मीरीज उस पर सेटिस्फाइड हैं। और अगर आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? टूरिज़्म में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ना। एक मुसलमान मुल्क अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो बाकी आप किसको मना कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट न करें? True. तो बुनियादी तौर के ऊपर जो मुद्दा है पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर, जब हम ये कहते हैं ये शहरक है, हमारी शहरक है, और वो इंडियंस कहते हैं कि यह टूट अंग है, तो ये इसकी सेंसिटिविटी का आप अंदाज़ा लगाइए। तो अभी मिसाल के तौर पे 76 अरब के ऊपर ईरान और इराक़ का जो मसला रहा, और उसमें जाके हम इन्वेस्टमेंट करें, ईरानियन खुश होंगे या सऊदीज़ हमसे खुश होंगे? साइप्रस के अंदर जाके हम इन्वेस्टमेंट करें, टर्किश खुश होंगे या ग्रीस वाले खुश होंगे? तो बुनियादी तौर पे बाज़ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे सोच समझ के चलना होता है। हमने सऊदीज़ के कहने के ऊपर उनका पायलट वापस किया था। ठीक है ना, तो ये सेंसिटिव इशू है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी से हमारे ताल्लुकात 1956 से लेकर हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से सबसे बेहतर हैं। दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ ऊंच नीच रही है, चाहे वो अरब ममालिक की क्यों ना हो, जिसमें टर्की भी ले लें, ईरान भी ले लें, कतर भी ले लें, आप इजिप्ट भी ले लें, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमेशा उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। उसकी वजह यह है कि उनको भी हमारी सिक्योरिटी जो उनके मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हम करते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। स्टूडियो में वापस आएंगे जी, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। जो ईरान के साथ हमारे मामलात हैं, हम वो देख रहे हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा वो बेहतर हैं, डायनामिक हैं और ग्रोइंग हैं, फ्लोरिशिंग हैं। किस तरह से देखते हैं आप आलमी मंजरनामे पर सियासी शतरंज को? अच्छा, ईरान का भी पॉइंट मैं ले लेता हूँ, 2-4 उनके पॉइंट्स मैंने नोट किए। पहली बात तो उन्होंने मोरालिटी का फ्रेमवर्क उठाया कि जी मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से कश्मीर इशू को हमें टैकल करना चाहिए। फिर उन्होंने इकनॉमिक पावर की भी बात की, एक पावर की बात की। मोरालिटी जो है पावर के ऊपर एक चेक है
ये इंटरनेशनल सोसाइटी की मोरालिटी थी जिसने इजराइल को पीछे हटने के ऊपर किया था 2 साल पहले जब उन्होंने फ़लस्तीनियन पे अटैक किया था। ये इंटरनेशनल मोरालिटी है जिसने सद्दाम हुसैन की डिक्टेटोरियल जो उसकी जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ एक जस्टिफिकेशन तो नहीं, उसके दिए हुए जस्टिफिकेशन को रिजेक्ट किया था। तो इंटरनेशनल मोरालिटी की बेस के ऊपर ही आप नॉर्म्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। और जब आप मोरालिटी की बात करते हैं फिर आप पावर की भी बात कर रहे हैं। पावर का मतलब है कि जी हमारे पास इकनॉमिक पावर नहीं है, और जिसके पास इकनॉमिक पावर है दुनिया उसकी सुनेगी। तो फिर मोरालिटी का इशू का है। फिर इंसान की जो सोसाइटी है वो कास्ट के ऊपर तो नहीं होती ना, पर्पस के ऊपर होती है ना, कि हमने एक पीसफुल, प्रॉस्पेरियस, डेवलप्ड ह्यूमन सोसाइटी को बनाना है। यूनाइटेड नेशंस के बनने का तो वजूद यही है, और उसका पर्पस भी ये था कि वैल्यू बेस्ड जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें अमन लेके आना है, खुशहाली लेके आना है, उस खुशहाली के लिए सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट तो इन इलाकों से इशू उठते हैं, तो इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ना यूनाइटेड नेशंस का। और फिर उन्होंने कहा कि जी इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, चाइना ने अगर उसको न जाने का इरादा किया, उसका इम्पैक्ट मैं बताता हूँ। अगर चाइना और टर्की जाते तो ये इसका मकसद एक टैसिट रिकग्निशन देनी थी कि ये इलाका डिस्प्यूटेड नहीं है जी, ये इंडिया का टू टंग है। अब वो नहीं गए तो इसका मकसद ये साबित हुआ कि ये डिस्प्यूटेड है और इसको सेटलमेंट की ज़रूरत है। ये इसका इम्पैक्ट है। अगर ममालिक सारे उधर जाएंगे और कोई एतराज़ नहीं होगा तो इसका मकसद अगर ये होता तो चाइना भी चला जाता ना, लद्दाख के अंदर चला जाता। तो बुनियादी तौर पे ये मेरे ख़्याल में थोड़ी सी पैराडाइम की कन्फ्यूजन है। रिलेशनशिप विद ईरान, यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सीरियस मसला रहा है। सऊदी अरब वर्सेस ईरान हमने ले लिया। अरे भाई उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई है, आप अपने मफादात को देखिए। आप ईरान सऊदी अरब के चक्कर में मत पड़िए मेहरबानी फरमा के। ईरान का स्टांस चाहे वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो, उसमें बड़ी आपको कंसिस्टेंसी नज़र आती है। देखें कश्मीर के मसले पे टर्की ने जितना आपका साथ दिया है, ईरान ने आपका साथ दिया है, मलेशिया ने आपका साथ दिया है हमेशा। तो बाकी और कौन सा मुल्क है जिसने आपका साथ दिया है? हाँ, OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप में सऊदी अरब भी शामिल था जिन्होंने बड़ी सख्त रेजोल्यूशंस दी हुई। तो ये मेहरबानी करके ईरान सऊदी अरब का जो कंपटीशन है ना, इसको नहीं लाना चाहिए कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। हमारा मफाद है कि कश्मीर को हमने डिस्प्यूटेड टेरिटरी शो करनी है, जहाँ से भी सपोर्ट मिले, चाहे वो मुस्लिम नेशन है, नॉन मुस्लिम नेशन है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए।